हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि भारत में ब्लॉक किए गए हैं 1 करोड़ 92 लाख सिम कार्ड। 1 करोड़ 92 लाख सिम कार्ड को भारत सरकार ने क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। आपको पता होगा कि हर आज के समय में सभी लोगों के साथ लगभग 90% लोगों के साथ एक साइबर अपराध चल रहा है। जैसे कि फोन आता है, अब पता नहीं आप लोगों के पास आया नहीं आया, कमेंट करके बताना। एक साइबर क्राइम क्या चल रहा है, फोन आता है, सर आपको ये इसमें ऑफर मिल जाएगा, सर आपको इसमें कैशबैक मिल जाएगा, आप ये क्रेडिट कार्ड बनवा लो या आप ये करवा लो। तो बहुत सारे आते हैं, तो इसमें कभी जीजा साला मौसा मामी पता नहीं क्या क्या बनकर ये लोग फ्रॉड करते रहते हैं। इसी के चलते भारत सरकार ने 1 करोड़ 92 लाख सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। अब यहाँ पर जो खबर आई है उसके बारे में समझेंगे एक एक करके, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद हम पूरी टॉपिक पर बात करेंगे। चर्चा में क्यों है इसको समझेंगे, किन राज्यों में सबसे ज्यादा सिम कार्ड ब्लॉक हुए इसको देखेंगे, क्या होता है साइबर अपराध इसके बारे में समझेंगे, कौन बना सकता है इस पर कानून इसको देख लेंगे, सुरक्षा साइबर के लिए क्या प्रयास वैश्विक लेवल किए गए इसको समझेंगे, भारतीय प्रयास क्या किए इसको समझेंगे, और अंतिम में आपके लिए एक प्रश्न होगा जो आपको आंसर देना है। तो एक एक करके पहले हम चीजों को समझते हैं। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ऐप आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उस लिंक पर जाके आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में आप लोग को बहुत सारे मल्टीपल्स एग्जाम की टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाएंगी, तो अभी जाइएगा ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज जरूर लगा दिएगा। तो आज की जो हमारी खबर है कि सरकार ने कहा है कि साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए देश भर के 1 करोड़ 92 लाख जो सिम कार्ड हैं उनको हमने ब्लॉक कर दिया। आपको पता होना चाहिए एक इंसान की एक आईडी प्रूफ से 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकते हो, मतलब कि एक आईडी प्रूफ से 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकते हो, ये भी ध्यान रखना है। चर्चा में क्यों है, तो साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए देश भर के 1 करोड़ 92 लाख सिम कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। और ये राज्यसभा में जो प्रश्नकाल का दौरान चल रहा था, अभी आपको पता होगा संसद में प्रश्नकाल का दौरान चल रहा है, वहां पर एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया है कि साइबर धोखाधड़ी के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। सरकार किसकी जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। उन्होंने कहा है कि नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के तहत 7.7 लाख से अधिक, मतलब कि 7.6 लाख से अधिक, कितना 7.6 लाख से अधिक शिकायतें की गई और उन शिकायतों के माध्यम से 2400 करोड़ रुपए की राशि को बचा लिया गया है। ध्यान रखिएगा, मतलब कि अब सोचिएगा कि एक साल में 7.6 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं साइबर अपराध के लिए और 2400 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको बचा ली गई है। अब इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है साइबर धोखाधड़ी का। अगर आपको शिकायत दर्ज करनी है तो उस सहायता के लिए आपको टोल फ्री नंबर है 1930 1930। अगर आपको पता था तो अच्छी बात थी, इसको आप अपने फोन में सेव कर लो। कभी भी साइबर धोखाधड़ी से फोन आता है, जैसे कभी कभी आता है कि सर फोन पे से हम बात कर रहे हैं, सर आपको एक कैशबैक मिल जाएगा, पेटीएम से बात कर सर आपको कैशबैक मिल जाएगा, आप क्रेडिट कार्ड के सर लिमिट इंक्रीजमेंट करवा, तो बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं। तो उनकी अगर तुरंत शिकायत करिए 1930 पर, तुरंत तत्काल कार्रवाई इस पर की जाएगी। किन राज्यों में सबसे ज्यादा ब्लॉक हुए हैं सिम कार्ड? अब बात कर रहा है कि सबसे ज्यादा सिम कार्ड किन राज्यों में ब्लॉक किए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये समझो कि देश में जो सबसे ज्यादा जाली दस्तावेज हैं इस्तेमाल करने वाले कौन कौन से वो सिम कार्ड हैं, तो एयरटेल में और जियो में, रिलायंस के जियो सिम कार्ड में सबसे ज्यादा जो जाली दस्तावेज इन पर प्रयोग किया गया है। तो एयरटेल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर रिलायंस जियो में थे। ऐसे कुल 1 करोड़ 92 लाख जाली सिम कार्ड थे जिनको अब क्या कर दिया गया है? ब्लॉक कर दिया गया है। देश के 5 सर्किट ऐसे हैं जहां पर सबसे अधिक जाली सिम कार्ड दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे कौन कौन से 5 सर्किट हैं उनको देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया, कौन सा? उत्तर प्रदेश का पूर्वी एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा सिम कार्ड मामले दर्ज हुए थे। असम का और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। अब आप कहोगे उत्तर प्रदेश का वेस्ट का भी है और ईस्ट का भी है, ध्यान रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उसके बाद तमिलनाडु और केरल में भी ऐसे मामले दर्ज किए गए। तो 5 राज्यों के जो वेरी इंपोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु और केरल। इसी तरह को देखते हुए जहां तक एक ही आईडी पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड जारी होने वाले जो यूजर्स हैं उनकी बात सामने आई है, और एक ही आईडी पर 9 से ज्यादा जो सिम कार्ड यूजर्स हैं वो वोडाफोन आइडिया के अंतर्गत सिम कार्ड सबसे अधिक जारी हुए। वोडाफोन आइडिया पे
84 लाख सिम कार्ड जारी होने वाले ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने एक आईडी से 9 से ज्यादा सिम कार्ड प्राप्त किए हैं। भारतीय एयरटेल की बात किया तो ऐसे 45 लाख मामले हैं। जियो की बात किया तो 40 लाख मामले हैं। और अगर हम बीएसएनएल की बात करें, बीएसएनएल भी इससे अछूता नहीं है, ध्यान रखना है। बीएसएनएल की बात किया है तो 21 लाख से ज्यादा यूजर्स ऐसे हैं जिनको एक आईडी से 9 से ज्यादा सिम कार्ड जारी किए गए हैं, जिनके नाम 9 से अधिक सिम कार्ड पाए गए हैं। तो ये जो कंपनियां हैं इनके डेटा निकाला गया और इन डेटाओं को पूरा एक किया गया, निष्क्रिय किया गया, ब्लॉक किया गया है। ये लोग सरकार की ओर से तय की गई एक पहचान पत्र पर 9 से सिम कार्ड खरीदने की सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। इतने लोग हैं, सोचो 84 लाख, अब टोटल अभी आप सबको जोड़ोगे तो 1,92,00,000 लोग निकलेंगे, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है साइबर अपराध, इसको समझते हैं। तो साइबर अपराध एक आपराधिक गतिविधि है। कैसी? एक आपराधिक गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस के जरिए प्राइवेसी उल्लंघन करके ठगी की जाती है। क्या की जाती है? प्राइवेसी का उल्लंघन करके, निजता का उल्लंघन करके ठगी की जाती है। प्रमुख अपराध इसमें कौन कौन से आते हैं? तो डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, ओटीपी फ्रॉड, मोबाइल फ्रॉड और सेक्सटॉर्शन इत्यादि इसमें आते हैं। हालांकि ये प्रमुख तौर पर आते हैं, ध्यान रखिएगा। डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, ओटीपी फ्रॉड और मोबाइल फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, ध्यान रखिएगा। अब बात मैंने अभी की है साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध की। अब हम साइबर सुरक्षा को देख लेते हैं। तो यह मोबाइल, कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा इत्यादि को अनाधिकृत पहुंच, कैसी है? अनाधिकृत पहुंच और शोषण के उद्देश्य से हमलों से बचाने की एक तकनीक है साइबर सुरक्षा। जैसे आपने देखा होगा कि आपका फोन आपके पास है, आपका लैपटॉप आपके पास है, कोई एक ऐसा वायरस आपको लगता है कि ये वायरस है, लेकिन आप उसको डिलीट नहीं कर पाते हो, आप क्लिक कर देते हो, तो वहां पर जो हैकिंग वाले जो बैठे हुए हैं वो आपके फोन या लैपटॉप में अंदर डेटा में पहुंच जाते हैं। तो वो क्या? शोषण करते हैं। उस साइबर सुरक्षा से क्या की जाती है? उस शोषण से, हमले से बचाव किया जाता है। एक होता है साइबर इंश्योरेंस। ये शब्दावली है और एग्जाम में डायरेक्ट आती है। तो साइबर अपराध क्या होता है? आपराधिक गतिविधि है, ध्यान रखिएगा। साइबर सुरक्षा क्या है? जो अनाधिकृत पहुंच होती है और शोषण के उद्देश्य से बचाना होता है। और साइबर इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी होती है जो किसी बिजनेस और इंडिविजुअल के लिए साइबर क्राइम से जुड़े फाइनेंशियल नुकसान को कम करती है, ध्यान रखिएगा। तो एक जैसे कि आप गाड़ी बाइक लेते हो, बाइक पे क्या कराते हो? इंश्योरेंस कराते हो। मान लो आपकी गाड़ी अगर इंश्योरेंस के दरमियान टूट जाती है, लड़ जाती है, तो आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है जो आपको क्या देती है? उसका क्लेम करके देती है। तो इस तरीके से साइबर इंश्योरेंस भी होता है। आजकल फोन का भी होने लगा है, आपने सुना ही होगा, है ना। अब भारत में कौन बना सकता है इस पर कानून? इसको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा डिटेल से, क्योंकि ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो इसका जो कानून है, भारत की कौन सी सूची में? संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था का राज्य का विषय है। ध्यान रखें, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य का विषय है। और कौन सी सूची है? 7वीं अनुसूची में। अब 7वीं अनुसूची आपको पता ही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन मतलब कि मुकदमा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। याद रखना है ये भी। कौन? कानून प्रवर्तन एजेंसियां। केंद्र सरकार अपने LEA के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो पहल है उनको बढ़ावा देती है। क्या बढ़ावा देती है? इन साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना, चेतावनी अलर्ट जारी करना, सलाह एडवाइजरी देना जैसी कानून प्रवर्तन कर्मियों और अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण देती है, साइबर फोरेंसिक सुविधाएं देती है और इन सभीयों में सुधार की यहाँ पर पेशकश भी करती है केंद्र सरकार। सरकार ने देश के सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना की हुई है। अभी 14C को हम डिटेल से समझेंगे आगे, है ना। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की भारत सरकार के द्वारा इसकी क्या की गई है? इसकी स्थापना की गई है 14C के तहत। साइबर सुरक्षा के प्रयास बात करते हैं। अब साइबर सुरक्षा के जो प्रयास है, क्योंकि अब साइबर का जो क्राइम है वो बढ़ता चला जा रहा है। कैसा है? साइबर का जो क्राइम है वो बढ़ता चला जा रहा है और साइबर क्राइम पर अब सिक्योरिटी तो कहीं ना कहीं मिलेगी। तो हम पहले देखेंगे वैश्विक प्रयास कि वर्ल्ड के लेवल पर क्या प्रयास किए गए। जो इंपॉर्टेंट है उसको समझ लेते हैं। तो पहला है कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IGF। इंटरनेट गवर्नेंस सभी हितधारक यानी सरकार,
निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को साथ में लाता है। तो तीनों को साथ में लाने का कार्य करता है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, सरकार को भी, निजी क्षेत्र को भी और नागरिक समाज को भी। यह वैश्विक साइबर खतरों के प्रतिरोध के रूप में एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में कार्य करती है। वार्षिक तौर पर आईजीएफ की संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा सभा बुलाई जाती है। 2023 में जापान में आयोजन के हुआ था और उसके बाद जो आईजीएफ की 2024 में सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। तो एग्जाम में अगर कभी आए कि इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की जो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था और 2014 में सऊदी अरब में हुआ। दूसरा है वैश्विक लेवल पर जो साइबर सुरक्षा के लिए साइबर अपराध पर बुडापेस्ट का कन्वेंशन। पहला मैंने आपको बताया गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, और दूसरा है बुडापेस्ट का कन्वेंशन। यह कैसी है? साइबर अपराध पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। यह राष्ट्रीय कानूनों को सुव्यवस्थित जांच पड़ताल की तकनीक में सुधार करने से संबंधित है। इसमें इंटरनेट कंप्यूटर अपराधों पर रोक लगाने की मांग करता है और इसको लागू कब से किया गया था? तो 1 जुलाई 2004 से इसको लागू किया गया था। कब से? 1 जुलाई 2004 से इसको लागू किया गया था। यहाँ पे वेरी इंपोर्टेंट है कि बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध के लिए क्या भारत इसका हस्ताक्षर करता देश है? नहीं है। क्या है? बुडापेस्ट कन्वेंशन का भारत इसका हस्ताक्षर करता देश नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब हम भारतीय प्रयासों को समझेंगे। भारतीय प्रयासों को समझने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखो, इस लोगों का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, साइबर सुरक्षित भारत की जो पहल है, 6 पहले हैं भारत की। कितनी? 6 पहले हैं और 6 पहलों को हम एक एक करके समझेंगे और 14C को भी देखेंगे, है ना यहाँ पर। तो साइबर सुरक्षित भारत की पहल इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 2018 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया था। इसकी शुरुआत साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए की गई थी। दूसरी पहल है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C, जो मैंने अभी आपको बताया था। 10 जनवरी 2020 से इसकी शुरुआत की गई थी और भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी और देश भर में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए, मतलब कि एक इंटीग्रेटेड होकर निपटने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के तहत इस पहल की शुरुआत की थी 14C। ध्यान रखिए। तीसरी है साइबर स्वच्छता केंद्र। साइबर स्वच्छता केंद्र भी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना आम नागरिकों को साइबर अपराध से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई। किसको? आम नागरिकों। हमें आपको साइबर सुरक्षा के लिए अपराध से जो प्रदान की गई है इसके माध्यम से। इसके लिए मंत्रालय ने बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस सेंटर की स्थापना की। कौन सी? बॉटनेट क्लीनिंग एंड मेलवेयर एनालिसिस की सेंटर की स्थापना की हुई है। चौथी है डिफेंस साइबर एजेंसी। डिफेंस साइबर एजेंसी की बात करें तो सैन्य साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन किया हुआ है। पांचवी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। अब ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 क्या है? विभिन्न मुद्दों को संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देना, अपराध और उल्लंघन के बारे में जांच करना, साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था की कार्रवाई के लिए उचित व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो उसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेना नेट से। नेक्स्ट और अंतिम है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2023 का कानून है। इसके तहत भारत में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा बनाना है। इसके तहत व्यक्तिगत डेटा को वैध तरीके से, कैसा? वैलिड तरीके से संसाधित करने के लिए एक जो प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसको तय करना है। डेटा का प्रोटेक्शन करना एक तरीके से कह सकते हैं। तो भारत सरकार ने 1,92,00,000 सिम कार्ड को ऐसे ही ब्लॉक नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो सिम कार्ड थे उन ब्लॉक करने के पीछे उद्देश्य था कि साइबर जो क्राइम है उसको कम करना। उम्मीद है सारा सेशन आपको पसंद आएगा। चैनल को इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज यही समाप्त करते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।